हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में आइसोक्वेंट कर्व का मीनिंग और उसके जंक्शंस हम कवर कर चुके हैं। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। सबसे पहला, आइसोक्वेंट कर्व का मीनिंग क्या है। आइसोक्वेंट कर्व एक ऐसा कर्व है जो ये शो करता है डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर इनपुट, जो हमें दो इनपुट फैक्टर के अलग अलग कम्बिनेशंस को शो करता है, याइल्डिंग सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट। कम्बिनेशंस अलग अलग होंगे बट उनका जो आउटपुट है वो सेम ही रहेगा। जैसे हमारा ये आईक्यू कर्व बनता है, तो जो ये आईक्यू कर्व है इनके कम्बिनेशंस अलग अलग हैं। पहली बात तो हमारे दो इनपुट फैक्टर्स होते हैं, लेबर और कैपिटल। अगर हम लेबर की यूनिट्स इंक्रीज़ करते हैं तो हमें कैपिटल की यूनिट्स कम करनी होगी, क्योंकि हमें आउटपुट अपना सेम रखना है। अगर हमने लेबर की भी यूनिट इंक्रीज़ कर दी और कैपिटल की भी यूनिट इंक्रीज़ कर दी तो इससे क्या होगा, हमारा आउटपुट भी ज़्यादा हो जाएगा, बट हमें आउटपुट सेम रखना है। इसी वजह से अगर हम लेबर की यूनिट्स इंक्रीज़ करते हैं तो हमें कैपिटल की यूनिट अपनी डिक्रीज़ करनी होगी। इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये हमारी बनती है आईक्यू कर्व। ये जितने भी आईक्यू पॉइंट्स हैं, जितने भी ये पॉइंट्स, जितने भी कम्बिनेशंस है, हर किसी पे सेम आउटपुट है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल किया था इसका डिटेल में। अभी के लिए हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं बस हल्का सा, कि अगर 100 मीटर ऑफ क्लॉथ हमें प्रोड्यूस करना है तो ये तीनों ही कम्बिनेशंस 100 मीटर ऑफ क्लॉथ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इनका कम्बिनेशंस अलग अलग है। कहीं पर लेबर की यूनिट्स ज़्यादा है, कहीं पर लेबर की यूनिट्स कम है, कहीं पर कैपिटल की यूनिट्स ज़्यादा है। तो इनका जो कम्बिनेशंस है वो अलग अलग है, बट आउटपुट तीनों ही पॉइंट्स में सेम रहेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी आईक्यू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स और हैज़ नेगेटिव स्लोप। जो ये आईक्यू कर्व है ये हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, मतलब हमेशा नीचे की तरफ ही आएगा, एंड हैज़ नेगेटिव स्लोप। जो आईक्यू कर्व है उसकी नेगेटिव स्लोप रहेगी, ना कि पॉजिटिव स्लोप नहीं रहेगी। आईक्यू कर्व की नेगेटिव स्लोप रहेगी, क्योंकि आईक्यू में आईक्यू लगा लो या इंडिफरेंस कर्व, दोनों ही काफ़ी हद तक सेम है। दोनों में ही टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चलता है। उनकी वजह से अगर आप एक फैक्टर की यूनिट इंक्रीज़ करते हो तो दूसरे फैक्टर की आपको यूनिट डिक्रीज़ करनी होगी। इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा था कि अगर हम एक प्रोडक्ट की यूनिट्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट के यूनिट को हमें अपना सेक्रीफाइस करना होगा। इसी वजह से हमारा जो कर्व बनता है वो जो स्लोप बनती है हमारी आईक्यू स्लोप, वो नेगेटिव स्लोप बनती है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा आईक्यू कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। जो है हमारा आईक्यू कर्व है ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। कन्वेक्स का सिंपल सा मीनिंग है, कन्वेक्स मीन्स जो हमारा राउंडेड होता है आउटवर्ड, मीन्स जो बाहर की तरफ राउंडेड होएगा वो कन्वेक्स है, और जो अंदर की तरफ होता है हमारा राउंडेड वो कनकेव होता है। तो आईक्यू कर्व हमारा कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ पे डिमिनिशिंग चलता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो कर्व है वो कन्वेक्स बनेगा। एक डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन का शॉर्ट में देखते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, एक लैंड थी और एक लेबर था और एक कैपिटल था। अगर लेबर की यूनिट हमने 10 ली थी तो कैपिटल की 5 ली थी। लेबर की अगर हमने यूनिट्स 11 कर दी तो हमने कैपिटल की यूनिट्स 3 कर दी। लेबर की 12 की तो कैपिटल की यूनिट हमने 0 कर दी। तो यहाँ देखो, जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है या जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे 1 यूनिट आएगी,
ये तो एग्जांपल सेट करते हैं वापस हम। अगर लेबर की 10 यूनिट है तो कैपिटल की यूनिट 6 है। अगर लेबर की हमने 11 यूनिट लगाई तो कैपिटल की हमने फिर 3 यूनिट लगाई। फिर लेबर की 12 यूनिट की तो कैपिटल की यूनिट कम करके हमने 1 कर दी। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो हमने कैपिटल की यूनिट को कम किया है, मतलब जो सेक्रीफाइस हुआ है, पहले वो 3 का हुआ है और फिर वो 2 का। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन मीन्स MRTS वो डिमिनिशिंग है। जो सेक्रीफाइस है वो हमारा कम होता जा रहा है। पहले 3 का सेक्रीफाइस हमने किया था, फिर हमने 2 का सेक्रीफाइस किया है, तो वो हमारा होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। उसी की वजह से हमारा जो IQ कर्व है वो कन्वेक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 2 IQ कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो 2 IQ कर्व हैं, एक ये IQ कर्व है, एक ये IQ कर्व है, दोनों ही IQ कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दोनों ही IQ कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने सेम आउटपुट किया, क्योंकि ये जो है हमारा ये वाला कर्व 100 आउटपुट को शो करता है और ये वाला जो कर्व है हमारा वो 120 आउटपुट को शो करता है। तो दोनों अगर इंटरसेक्ट करते हैं मीन्स कि दोनों का सेम आउटपुट है, बट अलग अलग कर्व का, जो ये कर्व है इसका अलग आउटपुट है, इस कर्व का अलग आउटपुट है। उसी वजह से जो 2 कर्व हैं IQ कर्व वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है हायर IQ कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। मीन्स जो ज़्यादा हायर होगी कर्व वो ज़्यादा आउटपुट शो करेगी। जैसे हमारा ये 100 आउटपुट शो कर रहा है, ये 110 आउटपुट शो कर रहा है, तो सबसे हायर जो IQ कर्व होगी वो सबसे ज़्यादा आउटपुट शो करेगी। जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व में था कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी IC कर्व वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, वैसे ही हायर IQ कर्व हायर लेवल ऑफ आउटपुट शो करेगी। आइसोक्वांट कर्व को हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो ये प्रोडक्शन से रिलेट करता है कि कितना आउटपुट शो कर रहा है कौन सी कर्व। तो ये हमारा पॉइंट है आइसोक्वांट कर्व की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे मेन प्रॉपर्टीज़ 5th प्रॉपर्टीज़ रहती है इसकी, वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ केस ऑफ फैक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि हमने एक एजम्पशन की थी लास्ट वीडियो में आइसोक्वांट कर्व के अंदर कि 2 फैक्टर इनपुट रहेंगे और दोनों ही आपस में सब्स्टिट्यूट रहेंगे। सब्स्टिट्यूट मीन्स अगर कहीं पर लेबर नहीं है तो हम कैपिटल से काम कर सकते हैं और कैपिटल नहीं है तो हम लेबर से काम कर सकते हैं। लाइक टी एंड कॉफ़ी, अगर टी नहीं है एट टाइम तो फिर हम कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी नहीं है तो हम टी पी सकते हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हैं। तो आइसोक्वांट कर्व में लेबर और कैपिटल इन दोनों को सब्स्टिट्यूट है, एक ऐसी एजम्पशन थी हमारी। 5th पॉइंट में बात आती है, 5th प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो कैसा IQ कर्व बनेगा। अगर दोनों की सब्स्टिट्यूशन में डिफ़िकल्टीज़ हैं तो कैसा IQ कर्व बनेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूट ही नहीं हैं, मतलब अगर लेबर नहीं होगी तो फिर काम नहीं चलेगा, लेबर से ही काम चलेगा, या फिर कैपिटल नहीं होगी तो हम लेबर से काम नहीं करवा सकते। तो अगर दोनों में सब्स्टिट्यूट नहीं है तो कैसा IQ कर्व बनेगा। फैक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूशन के केस में इफ़ 2 फैक्टर्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट, जैसे लेबर और कैपिटल, अगर दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से सब्स्टिट्यूट है, लेबर नहीं हुई तो कैपिटल से हमारा आउटपुट अच्छा जा रहा है, कैपिटल नहीं हुआ तो हमारा लेबर से आउटपुट अच्छा जा रहा है, तो उस केस में IQ कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन IQ कर्व बनेगा हमारा अगर दोनों ही परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं, दोनों फैक्टर आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, तो IQ कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन सब्स्टिट्यूशन कि अगर लेबर और कैपिटल दोनों के सब्स्टिट्यूशन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, मतलब बहुत मुश्किल है कि लेबर है वो कैपिटल की जगह काम कर पाए या कैपिटल लेबर की जगह काम कर पाए। तो अगर दोनों के सब्स्टिट्यूशन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो वहाँ पर हमारा IQ कर्व बनेगा कन्वेक्स, जैसा हमारा बनता है नॉर्मली।
और लास्ट पॉइंट है हमारा व्हेन टू फैक्टर्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट, जब दो फैक्टर्स आपस में सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकते। लेबर है, लेबर से ही काम करवाना पड़ेगा, उसकी जगह अगर आप कैपिटल एक्स्ट्रा भी लगा दोगे तब भी वो लेबर वाला काम नहीं करेगी। मतलब जो आउटपुट लेबर को प्रोड्यूस करना है तो वो लेबर ही प्रोड्यूस करेगी। सिर्फ कैपिटल को लेकर आप वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर दोनों ही फैक्टर आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उस केस में हमारा जो IQ कर्व है वो राइट एंगल बनता है। जो उसकी शेप है वो कुछ राइट एंगल शेप होती है। अगर दोनों ही फैक्टर सब्स्टिट्यूट नहीं है आपस में तो हमारा IQ कर्व राइट एंगल शेप आएगी उसकी। ये प्रॉपर्टीज़ थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इंटरफेरेंस कर्व लगा लो, आइसोक्वेंट कर्व लगा लो, दोनों में ही प्रॉपर्टीज़ और अजम्पशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एक मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, दोनों ही पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंक्रीजिंग अगर MRTS होता है तो कैसा कर्व बनेगा, डिक्रीजिंग MRTS कर्व होते तो कैसा कर्व बनेगा, और कांस्टेंट है तो फिर कैसा बनेगा। अगर इंक्रीजिंग MRTS है बिल्कुल सेम इंडिफरेंस कर्व की तरह तो हमारा कनकेव बनता है, और डिक्रीजिंग MRTS है जैसे प्रॉपर्टी भी आई थी हमारी तो वहाँ पे कन्वेक्स बनता है, और कांस्टेंट में स्ट्रेट लाइन कर्व रहता है हमारा। तो ये हमारी थी छोटी सी प्रॉपर्टीज़। अब एक लास्ट छोटा सा पॉइंट हमारा रहता है रिज लाइन का। उसके बाद हमारा पॉइंट है रिज लाइन्स का। रिज लाइन्स कौन सी होती है? लाइन विच रिप्रेजेंट लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन। रिज लाइन वो लाइन है जो हमें प्रोडक्शन की इकोनॉमिक रीजन की लिमिट्स बताती है कि हमें किस लिमिट तक प्रोडक्शन करना है, कहाँ तक हमें उत्पादन करना है, कहाँ पे हमें उत्पादन नहीं करना है। इसका डायग्राम है, ये लेबर है, कैपिटल है, IQ कर्व 1, IQ 2, IQ 3 तीनों कर्व बनी हुई है, और दो लाइन्स है हमारी, एक O है और एक R है। जो O और R इनके अंदर का जो रीज़न है मीन्स इनसाइड दिस रीज़न, वो हमारा रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। वो हमारा है इकोनॉमिक रीज़न ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे हमें प्रोडक्शन करना है, वो हमारा इकोनॉमिक रीज़न ऑफ प्रोडक्शन है। और जो हमारा इस OR से आउटसाइड का है मीन्स बाहर का जो पोर्शन है वो हमारा अनइकोनॉमिक रीज़न है। हमें OR लाइन या जो OR लाइन है वो हमारी रिज लाइन है, जो हमें ये बताती है कि हमारे प्रोडक्शन का इकोनॉमिक रीज़न कहाँ तक है। अगर ये OR लाइन ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्शन का इकोनॉमिक रीज़न कहाँ तक है। तो रिज लाइन का काम यही है जो ये रिप्रेजेंट करे, जो ये बताए कि हमारे प्रोडक्शन का इकोनॉमिक रीज़न कहाँ तक है और कहाँ पे हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये है रिज लाइन्स विच शोज लिमिट। तो ये था हमारा आइसोक्वेंट कर्व का मीनिंग, अजम्पशन, प्रॉपर्टीज़, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, रिज लाइन। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हमने कवर किया है इसके अंदर। इसके अलावा जो है कुछ नहीं ऐसा बचता है जो आपका UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो इस चैप्टर के अंदर। और एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियोस के अंदर आप चेक कीजिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का जो UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चेक कीजिए आप वो कंटेंट, प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, रेयरली 20 दिन ही है एग्ज़ाम के। तो प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। और कुछ डाउट है आपको इस टॉपिक में तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। कुछ डाउट हो तो आप, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में बताइए, कुछ कमी है तो हमें कमेंट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपको इकोनॉमिक्स में या पेपर 2 कॉमर्स से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी यूनिट से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम उसी टॉपिक पर वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आपको हेल्प मिले। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे भी हम वीडियो अपलोड करें।